क्या रूप सिर्फ अमीरों की जागीर है? क्या गरीब स्त्री की दें सार्वजनिक संपत्ति होती है? क्या सुंदरता भी जाति पूछकर सम्मान पाती है? अगर मुलिया ठाकुर की बेटी होती तो क्या चैन सिंह उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत करता? एक दलित स्त्री घास काटने जा रही है। रास्ते में एक ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा कि उसके पास ताकत है, जाति है, संपत्ति है, इसलिए अधिकार भी उसी का है। लेकिन वह नहीं जानता कि जिस स्त्री का उसने हाथ पकड़ा है वह प्रेमचंद की सबसे खतरनाक नायिकाओं में से एक है। उसका नाम है मुलिया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो केवल प्रेम नहीं है, केवल उत्पीड़न भी नहीं है और ना ही केवल जाति है, बल्कि उस सवाल की कहानी है कि क्या गरीब और दलित स्त्री को भी अपनी गरिमा बचाने का अधिकार है। आज 2026 में जब हम महिला सशक्तिकरण, समानता और संविधान की बातें करते हैं तो क्या सचमुच मुलिया सुरक्षित है, या वह आज भी किसी खेत, किसी फैक्ट्री, किसी दफ्तर, किसी कॉरपोरेट केबिन या किसी विश्वविद्यालय के गलियारे में अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि, जहां हम केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की कहानी घास वाली की। यह कहानी पहली बार दिसंबर 1929 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इस कहानी को प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर के भाग 1 में संकलित किया गया है। यह कहानी हमारे समाज के उस हिस्से का एक्सरा है जहां किसी स्त्री की गरिमा उसकी जाति, उसकी आर्थिक हैसियत से तय होती है। प्रेमचंद लिखते हैं, नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। सोचिए, यह लाइन जितनी 1929 में सच थी, क्या आज हमारे कॉरपोरेट ऑफिसों, खेतों, फैक्ट्रियों और सड़कों पर काम करने वाली गरीब महिलाओं के संदर्भ में उतनी ही सच नहीं है। आज हम इस कहानी में देखेंगे कि प्रेमचंद आज के भारत को किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। कहानी की मुख्य किरदार है मुलिया। प्रेमचंद उसे ऊसर में गुलाब का फूल कहते हैं। सोचिए वह कितनी खूबसूरत है। वह जाति से चमार है, बेहद खूबसूरत है और स्वाभिमानी भी है। उसका पति महावीर है जो इक्का चलाता है। और दूसरा किरदार है ठाकुर चैन सिंह। ठाकुर चैन सिंह जवानी के नशे और जाति के घमंड में चूर एक रसूखदार जमींदार है। एक सुबह आम के बौर की खुशबू के बीच चैन सिंह मुलिया का हाथ पकड़ लेता है। वह समझता है कि एक दलित गरीब औरत को छूने का हक उसे उसकी जाति और पैसे ने जन्मजात दे दिया है। लेकिन मुलिया वह डरती नहीं है। वह झौवा जमीन पर गिरा देती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूं। वह मुलिया का पहला प्रहार था। यह प्रहार चैन सिंह के उस अहंकार पर है जो मानता था कि गरीब स्त्री का शरीर सच्चा सौदा होता है। यही कहानी का पहला विस्फोट है। वह केवल हाथ नहीं छुड़ाती है बल्कि वह सदियों से पुरानी सामंती अधिकार बोध को चुनौती देती है। यहां प्रेमचंद जिस समाज का चित्रण कर रहे हैं वह दोहरे शोषण का शिकार है। पहला, जातिगत शोषण, जहां उच्च जाति के पुरुष को लगता है कि निचली जाति की स्त्री पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। दूसरा, आर्थिक शोषण, जहां गरीबी महिला को खुले बाजार में आने पर मजबूर कर देती है और जहां गिद्ध नजरें पहले से ही बैठी हुई होती हैं। अगले दिन चैन सिंह फिर मुलिया के सामने आता है, लेकिन इस बार वह प्रेम की भाषा बोलता है, दया मांगता है, नरमी दिखाता है। यहां मुलिया जो संवाद बोलती है वह इस कहानी का सबसे मारक और चुभने वाला प्रसंग है। वह पूछती है, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह कहता है, हो गया है। तब मुलिया कहती है, अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? और फिर वह वाक्य आता है जो आज भी भारतीय समाज के चेहरे पर तमाचा है। मुलिया कहती है
क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसके देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है? दर्शकों, ध्यान दीजिए, यह सवाल आज के सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है। हम अक्सर न्याय और मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों की मर्यादा को भी उतना ही पवित्र मानते हैं जितनी अपनी मां बहनों की? मूलिया समझ चुकी है, समस्या प्रेम नहीं है, समस्या शक्ति है, समस्या आकर्षण नहीं है, समस्या जातिगत अहंकार है। और फिर आता है कहानी का सबसे चुभता हुआ वाक्य। मूलिया कहती है, तुम मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूं। यही वह जगह है जहां घास वाली कहानी प्रेम कथा नहीं रह जाती, बल्कि यह दलित विमर्श का एक जीता जागता दस्तावेज बन जाती है। चैन सिंह कहता है, मैं तेरे चरणों पर शीश रखने के लिए तैयार हूं। मूलिया जवाब देती है, जाकर किसी खतरानी के चरणों में सिर रखो, तब मालूम हो कि उसका फल क्या मिलता है। यह केवल संवाद नहीं है, यह सामंती पुरुष अहंकार पर एक हथौड़ा है। और मूलिया समाज का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। बड़े बड़े घरों का हाल मैं जानती हूं। वह बताती है कि नैतिकता का सबसे बड़ा उपदेश देने वाले घरों के भीतर भी पाखंड भरा हुआ है। यानी समस्या केवल गरीब की नैतिकता नहीं है, समस्या अमीर की छुपी हुई अनैतिकता भी है। यहीं प्रेमचंद भारतीय समाज का मुखौटा उतार देते हैं। अब एक क्षण के लिए 1929 से निकल करके 2026 में आइए। क्या बदला? खेतों की जगह फैक्ट्रियां आ गईं, इक्कों की जगह ऐप्स आ गए और लारियों की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। लेकिन क्या मूलिया की स्थिति बदल गई? आज भी सबसे कम वेतन वाली नौकरियों में सबसे अधिक महिलाएं हैं, सबसे कठिन श्रम में सबसे अधिक दलित स्त्रियां हैं, सबसे असुरक्षित कार्यस्थलों पर सबसे अधिक गरीब स्त्रियां हैं। कहानी में जब महावीर का रोजगार खत्म होता है तो घास बेचने बाजार में कौन जाता है? महावीर नहीं, मूलिया। यानी आर्थिक संकट का सबसे बड़ा बोझ आज भी स्त्री के कंधों पर ही आता है। और कचहरी के बाहर का दृश्य देखिए, कोचवान, साइन, राहगीर, सबकी नजरें मूलिया पर है। आज भी क्या दृश्य बदला है या केवल मंच बदल गया है? इसी संदर्भ में हमने बात की है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रख्यात अध्येता प्रोफेसर चंद्रकांत जी से। आइए सुनते हैं उनके अनुसार प्रेमचंद की घास वाली आज के भारत में किस तरह संवाद करती है। नमस्कार प्रोफेसर साहब। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य का जिम्मा लिया है। वह अपने चैनल के माध्यम से साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों, उनकी रचना प्रक्रिया आदि पर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर अत्यंत सराहनीय है। मुझे घास वाली कहानी पर अपनी बात रखने के लिए कहा है। घास वाली कहानी प्रेमचंद जी की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि भारत के ग्रामीण समाज से आ रहे जो युवक युवतियां हैं, जो भारतीय ग्रामीण यथार्थ है, वह कितना महत्वपूर्ण है। यूं तो प्रेमचंद की सभी कहानियों में कोई न कोई संदेश और मानवीय परिष्कार की भावना रहती है। बात यदि घास वाली कहानी की करें तो यह कहानी रोचकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, भाषा की दृष्टि से, तथ्य की दृष्टि से इस कहानी में एक नया प्रतिपाद्य दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियों को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियां कहा जाता है। उनकी कहानियों में आदर्श से यथार्थ की यात्रा दिखाई पड़ती है। एक बेचैनी, एक तीव्रता, किसानों के जीवन संघर्ष,
पूंजीपति व्यवस्था का दंश और बहुत सारी चीजें जो एक गंवई जीवन को प्रभावित करती हैं, वह प्रेमचंद की कहानियों में देखते बनती है। प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्श से प्रभावित रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि के आदर्श से युक्त होकर उन्होंने अनगिनत कहानियां लिखी और इन कहानियों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद जब आगे कहानी लिखने लगे तो उनकी कहानियों में यथार्थ का तीव्र प्रस्फुटन हुआ। घास वाली कहानी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहानी कही जा सकती है। इस कहानी में एक निम्न मध्यवर्गीय स्त्री मुलिया और उसके चारित्रिक आत्मविश्वास को प्रेमचंद ने दिखाया है। मुलिया एक साधारण किसान की पत्नी है। उसके पति का नाम महावीर है, जो खेतों में कार्य करता है, हाड़ गलाता है, श्रम करता है। और मुलिया दैनिक दिनचर्या की दृष्टि से कार्य करती ही है, साथ ही साथ वह घास काटकर मवेशियों के लिए जो है वह लेकर के आती है। लेकिन इस कहानी में प्रेमचंद जी ने जो दर्शाया कि मुलिया जिस गांव की निवासिनी है, उस गांव का जमींदार चैन सिंह मुलिया पर मोहाकृष्ट हो जाता है। वह मुलिया के रूप यौवन के प्रति आकर्षित होता है। कई बार वह मुलिया का पीछा करता है, मुलिया से याचना करता है। इस पर मुलिया चैन सिंह के समक्ष जिस तरह से खड़ी होती है, यह स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री स्वाधीनता और स्त्री के आत्मसम्मान की दृष्टि से अत्यंत रोचक जान पड़ता है। मुलिया चैन सिंह की प्रेम की जो दया है उस पर कहती है कि तुम मुझसे यह बात कह सकते हो क्योंकि मैं निम्न जाति से हूं। निम्न जाति की स्त्रियों का सौदा करना, निम्न जाति की स्त्रियों को अपने प्रेम में फंसाना, यह तुम्हारे लिए सुलभ है। लेकिन यह कार्य तुम जो है दूसरी जाति की स्त्री के साथ नहीं कर सकते। यहां देखने योग्य बात यह है कि मुलिया का जो चारित्रिक, उसकी जो दृढ़ता है वह यहां दिखाई पड़ती है। वह चैन सिंह का जो व्यवहार है, चैन सिंह का मुलिया के प्रति जो हम कहें कि एक मोह पाश है, इसकी चर्चा वह अपने पति महावीर से भी नहीं करती और निर्भीक होकर, निडर होकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी चारित्रिक दृढ़ता के लिए मुलिया खड़ी होती है, जो प्रशंसनीय है। यहां पर देखने योग्य बात यह है कि मुलिया चाहती तो वह अपने पति महावीर से इस बात का जिक्र कर सकती थी और महावीर फिर जो उचित कदम होता वो उठाता। लेकिन मुलिया को पता था कि यदि वह अपने पति से चर्चा करती है तो कहीं ना कहीं एक खूनी संघर्ष का रूप यह घटना ले सकती है। यहाँ पर निम्न मध्यवर्गीय जो समाज है उसका जो है हम पाएंगे, उसके प्रति सुरक्षा बोध जो है मुलिया के चारित्रिक दृढ़ता के माध्यम से दिखाई पड़ता है और मुलिया अपने पति महावीर से इस पर चर्चा नहीं करती है। मुंशी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में कायाकल्प दिखाई पड़ता है, गेस्टाल्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वह अपने अधिकांश कहानियों में एक आदर्श की रचना करना चाह रहे थे, इसलिए वहां वह जो प्रतिनायक है या हम कह लें कि जो शोषक वर्ग है उसे बदलता हुआ दिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद ने अपनी रचना प्रक्रिया, अपने रचना विधान में परिवर्तन किया और उनकी कहानियां आदर्श की बजाय यथार्थ की ओर मुड़ती हैं। गेस्टाल्ट परिवर्तन की बजाय प्रेमचंद की कहानियों में एक रोष, एक विद्रोह, एक प्रतिरोध की भावना दिखाई पड़ती है। एक तरह से कह लें कि सामाजिक एका की दृष्टि से, सामाजिक एकजुटता की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां बाद के समय में 1927 के बाद उसका एक अलग रुख दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से अगर हम घास वाली कहानी को देखें तो यह कहानी स्त्री की स्वायत्तता, स्त्री की स्वयं के शरीर को देह न समझे जाने की जो हम कहें निर्भीकता, निडरता को उजागर करती है। यह कहानी केवल यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ चैन सिंह का जिस तरह से परिवर्तन होता है, गेस्टाल्ट बदलता है, उसको भी दिखाती है। चैन सिंह पहले की तरह
हम कह लें कि हिंसक, क्रूर नहीं रह जाता। चैन सिंह के चरित्र में बदलाव आ जाता है। वह मूलिया के आत्मविश्वास, आत्मबल को देखकर बदल जाता है। यहां पर चैन सिंह में जो बदलाव आया है, यह स्वाभाविक बदलाव दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों पर यह आरोप लगता रहा कि प्रेमचंद की कहानियों में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वह स्वाभाविक नहीं है। जो नकारात्मक चरित्र हैं वह औचक नहीं बदल पाते, लेकिन यह कहानी एक बदलाव की कहानी है। यह बदलाव है मूलिया जैसे सात्विक प्रकृति की स्त्री के संसर्ग में आकर एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति का बदलाव, उसका कायांतरण। इस दृष्टि से अगर इस कहानी को देखें तो इस कहानी में मूलतः दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। एक मूलिया के माध्यम से निडरता, निर्भीकता, आत्मरक्षा का बोध, स्वाभिमान की रक्षा का बोध दिखाई पड़ता है। वहीं चैन सिंह के माध्यम से यह दिखाई पड़ता है कि कैसे एक हम कह लें कि रूप में, यौवन में इसके पीछे भागने वाला जो व्यक्ति है, वह कैसे किसी चरित्र के प्रभाव में आकर वह बदल जाता है। उसके भीतर एक स्वाभाविक बदलाहट की प्रक्रिया घटती है। इस तरह घास वाली कहानी मानवीय संवेदना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में गंवई बोध है, ग्रामीण स्त्री की सहजता है, लेकिन यह कहानी अंतर्मुखी कहानी नहीं है। इस कहानी में मूलिया के भीतर अंतर्द्वंद नहीं दिखाई पड़ता, या कह लें कि मूलिया पितृसत्ता या अपने पति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए स्वयं खड़ी होती है। इस तरह प्रेमचंद की घास वाली कहानी एक संदेश देती है कि स्त्री अब वह स्त्री नहीं रही। स्त्री अपनी रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए उठ खड़ी हो सकती है, सन्नद्ध हो सकती है। धन्यवाद। जी हाँ, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा। आइए इस कहानी को आज के भारत के समानांतर रखकर देखते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में महावीर का इक्का ठप हो जाता है, लेकिन बाजार में लारियां यानी कि बसें आ गई हैं। यह तकनीकी विकास और पूंजीवाद का वह क्रूर चेहरा है जो छोटे छोटे रोजगारों को लील जाता है। आज 2026 में जब बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां आती हैं तो छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले बेबस हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? महावीर के घर में खाने को लाले पड़ जाते हैं और मूलिया को कचहरी के बाहर घास बेचने जाना पड़ता है। वहां का दृश्य याद कीजिए। कोचवान, साइन, वकीलों के कारिंदे मूलिया को घूरते हैं, फब्बियां कसते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि मूलिया वहां मुस्कुराकर बात कर रही है, पल्लू खिसका रही है। जब यह दृश्य चैन सिंह देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि जो मूलिया मेरे सामने शेरनी थी, वह यहां इन दुष्टों के सामने क्यों हंस रही है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी कड़वाहट है। एक गरीब औरत जब बाजार में अपना उत्पाद बेचने निकलती है तो उसे अपनी गरिमा की कीमत पर भूखे भेड़ियों को खुश करने के लिए एक मुखौटा पहनना पड़ता है। वह मुस्कुराती नहीं है, वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होती है। आज भी वर्क प्लेस पर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं को जीवित रहने के लिए, महिलाओं को जॉब करने के लिए पुरुषों की उस घटिया मेल गेज अर्थात पुरुषों की नजर को सहना पड़ता है। चैन सिंह का हृदय परिवर्तन तब होता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह महावीर की मदद करने के लिए उसे 1 रुपया रोज की नौकरी पर रखता है। कारण भी बड़ा दिलचस्प है। कारण यह है ताकि मूलिया को बाजार न जाना पड़े। लेकिन ध्यान दीजिए, चैन सिंह महावीर से कहता है मूलिया को इस बात की भूलकर भी चर्चा मत करना है। आखिर क्यों? क्योंकि चैन सिंह अब मूलिया के सामने अपनी वासना लेकर नहीं, बल्कि अपनी लज्जा और पश्चाताप लेकर खड़ा है। घास वाली का अंत सुखद लगता है। ऐसा लगता है कि चैन सिंह बदल गया। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या आज का चैन सिंह भी बदल गया? आज भी जब देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और अखबारों के शीर्ष पेज पर उनको जगह दी जाती है, या फिर किसी चमचमाते शहर के कारपोरेट केबिन में किसी मूलिया का हाथ पकड़ा जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो क्या शोषण करने वाले का हृदय परिवर्तन होता है? नहीं। आज का चैन सिंह और भी ज्यादा क्रूर,
और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके पास सत्ता है, पैसा है, कानून की कमियों का संरक्षण है। प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता आज यही है कि वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। जब तक समाज में जाति और वर्ग के आधार पर इंसानों को सस्ता समझा जाता रहेगा, प्रेमचंद की कहानी की प्रासंगिकता आज यही है कि वे आज भी हमें चेतावनी दे रहे हैं। जब तक समाज में जाति और वर्ग के आधार पर इंसानों को सस्ता समझा जाता रहेगा, तब तक हर मोड़ पर एक मूलिया का स्वाभिमान कुचला जाता रहेगा। मूलिया ने चैन सिंह से कहा था, तुम मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूं। यह सवाल आज भी गूंज रहा है। जब तक हम जाति और लिंग के इस कॉकटेल को अपने दिमाग से साफ नहीं करेंगे, हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक कागजी ढोंग रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या आज का समाज मूलिया जैसी स्वाभिमानी स्त्रियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस बौद्धिक यात्रा का हिस्सा बनिए। द थर्ड दृष्टि के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्रेमचंद कथा श्रृंखला के अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तीखी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।